गणेश कोदियाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के मंच पर। सबसे पहले तो आपको नई नई जिम्मेदारी मिली है पिछले महीने ही, और आपकी ही कंधों पर अब कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी है 2027 के चुनावों की। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको। क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी, किन चीजों पर काम करेगी अब कांग्रेस? धन्यवाद आपका। और ठीक है, मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले भी कुछ महीनों के लिए पिछले चुनाव के दौरान मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी और दोबारा ये जिम्मेदारी मुझे मिली है। लेकिन ये सिर्फ मेरे कंधों पे नहीं, हम सबके कंधों पे है। उसमें हमारे स्टेट का जो नेतृत्व है, जिसमें हमारे सीनियर लोग हैं और कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ता हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जिस उम्मीद के साथ ये टास्क हमें सौंपा गया है सबको, और जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, हम उस मुकाम तक पहुंचे। अब आपका जो अगला प्रश्न है कि क्या इसके लिए, क्या हमारी तरफ से इसके लिए क्या तैयारियां हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विपक्षी दल होने के नाते हमको ईमानदारी से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जो हम निभा रहे हैं। रचनात्मक विपक्ष क्या होता है? मेरी दृष्टि में रचनात्मक विपक्ष ये है कि सरकार अगर अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी करना चाहिए, और सरकार अगर गलत करे तो सरकार के खुलेआम चीथड़े खींचने चाहिए। वो काम हम कर रहे हैं। और जनता एम्पायर की भूमिका में होती है लोकतंत्र में, तो जनता एम्पायर की भूमिका में विपक्ष में हमारे जो कार्यक्रम है, हमारी जो कार्यशैली है, उसको जांच रही है कि ये लोग जनता के हित में कितना काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता के हित में किए जा रहे हमारे इस प्रयास को जनता रिवार्ड देगी और निश्चित रूप में हमें अगली बार सरकार में लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बेशक चुनाव है विधानसभा के, गणेश जी, इससे पहले का जो आपका कार्यकाल था मात्र 9 महीने का रहा, फिर करण महाराज जी को मौका दिया गया, फिर से वापस आप पर जिम्मेदारी आई, फिर से आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो घूम फिर कर आपके पास ही वापस आकर क्यों आए, और क्या रणनीति अब आपकी होगी? वैसे और वो बदलाव भी क्यों किया गया था, वो भी वैसे कभी अगर दिल्ली में कॉन्क्लेव होगा तो ये प्रश्न हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए ज्यादा सुटेबल है बजाय मेरे जवाब देने के। पर कारण तो लेकिन फिर भी जो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियां, हमारी पार्टी है चाहे कोई दूसरी पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां सभी चीजों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती हैं। और यहां पर हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया उसमें सभी चीजों को बैलेंस किया। कुमाऊं से, जैसे हमारा रीजन है गढ़वाल कुमाऊं है, आदरणीय हरीश रावत जी CWC में मेंबर हैं। करण मेहरा जी जो यहां से निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको भी CWC में स्थान मिला। यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष हैं, मूल रूप से कुमाऊं के रहने वाले हैं। तो गढ़वाल में पार्टी को यह महसूस हुआ कि यहां पर भी संतुलन करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो अध्यक्ष और उसके साथ साथ कैंपेन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी, जो महत्वपूर्ण कमेटियां होती हैं चुनाव के दृष्टिगत, वो दोनों यहां डॉक्टर हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह जी को दिया। तो बैलेंस किया, एक संतुलित, जिस प्रकार से गाड़ी चलने के लिए चारों टायर मजबूत होने चाहिए, हवा बराबर होनी चाहिए, तो हाईकमान ने, कांग्रेस हाईकमान ने वो सब किया और तब जाके पूरी टीम को चुनाव के लिए तैयार किया है कि आप आगे चुनाव में जाए। तो अच्छा, आपको जो ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, जिसके बारे में आपने बोला सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, मुझे लगता है हरीश रावत जी की बात का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया, यानी कि जो उन्होंने बात कही थी ब्राह्मण एक नेता होना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि बहुत चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि उनकी बात का ध्यान रखते हुए आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी? राजनीति में सबके अपने अपने विचार होते हैं। हरीश रावत जी यहीं पर बैठे हैं, अगर आप उनको एक मौका और इसके जवाब के लिए देना चाहते हैं तो अभी भी बुला दीजिए, पर ये उनका विचार है। अब उस विचार पर मैं अपनी राय दूं, ये जबकि वो सामने है और आप उनको पूछ सकते हैं, तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, आपको उन्हीं से पूछना चाहिए था। पर फिर भी अगर आपने ये कहा, तो हरीश रावत जी ने ये जो कहा था, ये राज्य के नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था। हमारे यहाँ संगठन सृजन के तहत विभिन्न स्तरों पर संगठन को मजबूत करने के लिए चयन प्रक्रिया जारी थी, उस दौरान उन्होंने कहा था, और उनके उस बयान को जहां तक मैं समझा उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। राज्य में मैंने कहा ना कि राजनीतिक पार्टियां संतुलन बनाए रखने के लिए सभी कुछ करती हैं। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मुख्यमंत्री कुमाऊं से हैं और ठाकुर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने
गढ़वाल से महेंद्र भट्ट जी को, जबकि मैं ये समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम बहसें थी कि बदलना चाहिए, लेकिन उस बैलेंस को नहीं बिगाड़ सकते थे, तो उनको दोबारा मौका दिया। तो राजनीतिक पार्टियां ये अपने हिसाब से करती है। हमारी पार्टी ने भी बेहतरी के लिए किया है, वो लोग भी बेहतरी के लिए करते होंगे। अच्छा, बहुत सारी प्राथमिकताएं आपने यहाँ पर गिनाई भी, पार्टी की आगे की क्या रणनीति होगी वो भी आपने बताया। विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस का प्रदर्शन और राज्य में जिस तरीके से रहा है उससे हर कोई यही कह रहा है कि एक सबक लेने की जरूरत है कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस को। उत्तराखंड में आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ भी अलग अलग गुट बने हुए हैं। हरक सिंह रावत जी का एक अलग गुट है, इसके अलावा महाराज जी भी अब थोड़े से वो अलग गुट में आ गए। आपने कहा ना 4 पहिए एक जैसे ही होने चाहिए, अब ये एक जैसे चुनाव तक कैसे हो पाएंगे? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई गुट है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। और आपका जो बार बार ये प्रश्न है कि चुनाव में कैसे हम फतेह पाएंगे, मैं अभी देख रहा था, मैं तब आया जब खेल मंत्री यहां बैठी थी। अगर आप एक मौका, मतलब मेरे सामने भी दीजिए आप मौका, कोई भी आखिरी में 2-3 प्रश्न मुझसे पूछ सकता है, कड़वे से कड़वे। ऐसे उनके समय अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उनसे ये पूछता कि आप राष्ट्रीय खेलों का तमगा लेके घूम रही हैं और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने आपके खेल डायरेक्टर को सस्पेंड किया इसलिए कि उसमें यह पता चला कि सरकार और सरकार के अधिकारी मेडल फिक्सिंग में लगे हुए थे। अच्छा, मैं ये पूछता उनसे, आप कहें कैसे वापस आओगे, आप सत्ता में कैसे आओगे? हम सत्ता में इसलिए वापस आएंगे, देखिए आप लोगों की हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आते हुए देखा कि यहाँ पे लोगो जो लगे ना उत्तराखंड सरकार का और रिलायंस का, उसके बावजूद हमें यहाँ जगह मिली है। लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं अपना जवाब दूं। सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है, अब आपका मौका है, आप खुलकर जवाब बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि पूछा जाना चाहिए उनसे कि इस प्रदेश के तमगों को तक आपने, मेडलों को तक आपने जो है सेटिंग करके बेचने का काम किया, कैसे तुमको दोबारा यहाँ की जनता लाएगी? आपने खेल के विकास की बात कर रहे हैं, क्या खेल का राष्ट्रीय खेलों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ? पहाड़ की जनता पहले 5-5 साल के लिए मौका देती थी। जब आपका वक्त था तब भी पलायन और बेरोजगारी क्यों इतनी बढ़ गई? पलायन भी बढ़ गया, बेरोजगारी भी बढ़ गई। तो उस वक्त आपको नहीं लगता कि 5 साल जो मिले थे उनका सही तरीके से कांग्रेस नहीं उपयोग कर पाई, तभी दोबारा से सरकार बनी? देखिए, मैं प्रदेश की जनता से एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से थिन मेजोरिटी हमें मिली, हमने उसमें 5 साल निकाले, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सफलता थी उस थिन मेजोरिटी में। आपको पता है, पैसे के बल पे सरकार गिराई गई। जो मंत्री यहां जवाब दे रही थी, वो मंत्री जिस दिन विधानसभा में गिना जाना था कि भाई कितने वोट किसके साथ हैं, कितने विधायक किस दल के साथ हैं, उसके अगले शाम तक तो वो हमारे साथ थी। और अगले दिन विधानसभा में जाने के समय उसने पाला बदल दिया। रातों रात ऐसा क्या बदलाव हुआ? कल तक तो कस्में खा रही थी कि मैं तो कांग्रेस की मतलब कांग्रेस के लिए मैं बिल्कुल निष्ठावान हूं, मैं कसम खाती हूं, ये है सो है, 50 बातें थी। और सुबह सुबह क्या हुआ? तो निश्चित रूप में वो पैसे की ताकत थी कि जिसने अगले सुबह जो है जुबान बदल दी। तो हमने ऐसी स्थितियों में सरकार चलाई, और उसके बावजूद अगर कोई श्वेत पत्र जारी करे, कोई तटस्थ आयोग बनना चाहिए इस प्रदेश में इन बातों के लिए। हम मांग करते हैं कि हम बताते हैं कि हमने ज्यादा किया, बीजेपी बताती उन्होंने ज्यादा किया। अब इसके लिए तो एक आयोग बनना चाहिए कि जो सच्चाई के साथ बताए कि वाकई किस सरकार ने ज्यादा किया। हमने कोई ऐसा आरोप नहीं लगा हमारी सरकार पे कि हमने नौकरियों को बेचने का काम तो फिर किया। आप हारे क्यों? फिर बीजेपी कैसे? ठीक है, देखिए हार जीत इसका कारण भी तो होगा ना, जनता ने क्या देखा आपके अंदर ऐसा कि आपको इस बार मौका नहीं मैं दिया? तो स्पष्ट रूप से ये जानता हूं कि हम झूठ के सामने हारे, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सामने हारे। झूठ के सामने? झूठ के सामने। कोई बता दे, कोई व्यक्ति बता दे, सार्वजनिक रूप से मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कोई व्यक्ति ये बता दे कि कांग्रेस के किसी नेता ने हरीश रावत जी को बदनाम किया गया, हमारे अन्य नेताओं को बदनाम किया गया, मुझे बदनाम किया गया कि हम कह रहे हैं कि साहब एक धर्म विशेष के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कोई व्यक्ति अगर गारंटी के साथ इस बात को कह दे कि हमने किसी ने कहा या लिख के कुछ ऐसा किया, तो मैं गणेश गोदियाल आपके मंच के सामने, इस कैमरे के सामने ये ऐलान करता हूं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और उसके बाद कितने बड़े शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, हम अलग पार्टी में है अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारे भी है ना। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री एक झूठ को अपने मुंह से बोले। और उसके बाद मीडिया, जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, वही चीज बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। और गणेश जी, एक सवाल, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप मुझे 2027 के, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे।
3 ऐसी बातें बता दीजिए जिनको आप, जिन मुद्दों को चुनावी मैदान में आप उतारने वाले हैं, अब जो आने वाले चुनाव हैं, जिनके बेसिस पर आपको लगता है कि चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नौकरियां बेचने का कारोबार नंबर 1। नौकरी बिकी है 20-20 लाख में, और गणेश गोदियाल मंच पे बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पत्र वायरल हैं आज मीडिया में, सबूत के साथ आए हैं आप? सबूत के साथ। ये देखिए, इस तरह से आप एक मैं पब्लिक सबूत मंच के पर आप बात कर- भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पत्र हैं मुख्यमंत्री को कि उनके मंत्रियों ने अपने विभागों में 20-20 लाख में नौकरी बेची है। ठीक है गणेश जी, आप ये बताइए जैसा क्या और अगला मुद्दा बोलता हूं मैं, गणेश जी, ठीक है, ये अगला मुद्दा, ऐसी बीजेपी भी बोलती है, आप अगला ये भी मुद्दा, ऐसे ही बोलते हैं। अगला मुद्दा, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। अंकिता भंडारी के रेपिस्ट किस धर्म के थे? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, मैं धामी जी से पूछना चाहता हूं, वो किस धर्म के थे? तो आप अपराध को धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। उनको फांसी क्यों नहीं हुई? क्यों फांसी के फंदे पे नहीं चढ़े वो अपराधी? उनको आजीवन कारावास हुई, और आप हमारी न्याय प्रणाली को जानते हैं, आगे अपील होंगी और अपील में फिर सजा कम होगी और आखिरी में छूट जाएंगे। क्या है हमारी बेटियों के साथ अन्याय, और मुख्यमंत्री चैन की नींद से सोए, ये मुद्दा है। अगले रण में इन मुद्दों पर निश्चित रूप में लड़ाई होगी और निर्णायक लड़ाई होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं। देखिए, विपक्ष क्या करता है, हम विपक्ष में हैं आज, पहले वो भी विपक्ष में थे। विपक्ष सरकार को रास्ता दिखाता है, सरकार को विपक्ष के रचनात्मक सुझावों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, तो फिर आज एसआईआर पे बताइए, एसआईआर पे क्या हम बोलेंगे? स्वागत करते हैं, उत्तराखंड में भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन एसआईआर में सरकार की मंशा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का जुगाड़ करने की मंशा नहीं होनी चाहिए। एसआईआर में मंशा वोटर लिस्ट को पवित्र बनाने की होनी चाहिए कि भाई ऐसे वोट पड़े कि जो वोट का अधिकारी है वो वोट डाले, जो वोट का अधिकारी नहीं है उसका वोट कटे। कांग्रेस पार्टी अभी इससे पहले रावत जी से एक प्रश्न कर रहे थे यहां पर, अमन जी, हाँ मैं नाम नहीं जानता जी, चोपड़ा साहब शायद है ना, है यही नाम है ना, हाँ वो प्रश्न कर रहे थे, रावत जी के ध्यान में आया कुछ, लेकिन उनका प्रश्न था कि अगर अभी प्रधानमंत्री करते हैं चयन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो पहले भी तो करते थे। मैं तो उनको जवाब, अगर मैं होता सर तो मैं ये जवाब देता कि पहले क्या विपक्ष ने कभी मांग की कि ये प्रक्रिया गलत है? क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। उस समय की सरकारें ईमानदार थी, उस समय की सरकारें पारदर्शी थी, उनके काम पारदर्शी थे, इसलिए उस समय के विपक्ष को यह आवश्यकता नहीं पड़ी कि आप इलेक्शन कमीशन को चयन करने की प्रक्रिया को बदलिए। आज खुलेआम केंद्र की सरकार हर मुद्दे पर चोरी कर रही है, इसलिए आवश्यकता पड़ रही है। आप ये बताइए, आप ये देखिए, हम सब भारत के नागरिक हैं। कार्रवाई हो रही है, लैंड जिहाद पर जो कार्रवाई हो रही है उससे कांग्रेस को दिक्कत है जी। क्या लैंड जिहाद पर जो कार्रवाई हो रही है उससे कांग्रेस को दिक्कत? मुझे बोलने दो। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? दोबारा बोलिए, वो बीच में हल्ला कर रहे थे। लैंड जिहाद पर जो कार्रवाई हो रही है उससे कांग्रेस को दिक्कत है। मैं समझता हूं कि जो लैंड जिहाद की बात है ना, पहले तो मुख्यमंत्री जी, और एक और मुख्यमंत्री का इजाद शब्द है ये लैंड जिहाद। मुख्यमंत्री जी इसकी परिभाषा बताएं पहले कि लैंड जिहाद क्या होता है। जहां तक लैंड जमीन पर कोई अनधिकृत कब्जा करने को लैंड जिहाद बोल रहे हैं, तो उसके लिए कानून है। क्या मुख्यमंत्री के हाथ बंधे हुए हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के हाथ बांधे किसी ताकत ने? लेकिन किसी ने बांधे तो नहीं है ना। कांग्रेस के वक्त में डेमोग्राफी भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी, बाहर से काफी सारे लोग आ गए थे उसमें, ऐसा लगता है आपको? मैं वही मुझे माफी देना, मैं नाम नहीं जानता। शिवानी जी, मैं वही कह रहा हूं, कितनी कमजोर सरकार है। 8.5 साल से सत्ता में बैठी हुई है, 9 साल हो गए सत्ता में बैठी हुई है, और अब तक लैंड जिहाद चला रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसी कमजोर सरकार को जल्दी यहां से हटाएं, और ये डेमोग्राफी चेंज को उत्तराखंड के लोग बचाएं, कांग्रेस के हाथ में सत्ता देके। ठीक है, मजबूती से आप अपनी बात रख रहे हैं विपक्ष के तौर पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, सच्चाई ये है, ये जुमले हैं इनके, लोगों को गुमराह करने के। लैंड जिहाद अगर है तो कार्रवाई करिए, किसी ने गलत किया उस पर कार्रवाई करिए। अगर वो दूसरा क्या, डेमोग्राफी चेंज, अगर ऐसा है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है? ये एक बात बताइए, अगर ये डेमोग्राफी चेंज का पहाड़ा रट के कांग्रेस को नुकसान कर रहे हैं, तो या तो कांग्रेस के उन नेताओं पर केस करें जो उसके लिए सहायक हैं, वो डेमोग्राफी चेंज के लिए, अन्यथा चुनाव मेरिट पर लड़े। आपने कितने लोगों को नौकरियां दी?
आपने कितनी बेरोजगारी हटाई, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, रिक भालू का क्या हाल है। अभी वन मंत्री जी आए थे, मैं उस समय यहां नहीं था, नहीं तो मैं उनसे भी कोई प्रश्न करता। देखिए नहीं, वो बात ये हो रही गणेश जी, थी, सबके- मैंने सुना सबके उन्होंने लिए कारण आपके बताए। पास सवाल जरूर है, हम चाहेंगे समय की कि बहुत जो- कमी है। एक मिनट का आपका इतना महत्वपूर्ण जी, चैनल जी, है, पूरे उत्तराखंड में दिखा जाता है, तो मैं सोचता हूं कि 2 मिनट और देखिए। उन्होंने ये जो कहा कि हमने उसके कारण पता कर लिए हैं, कारण पता करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की परिस्थिति में तात्कालिक रूप में कारण पता करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसकी तत्काल रोकथाम कैसे की जाए। कारणों का पता चल जाएगा, तो रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम प्रदेश की जनता के सामने कटघरे में सरकार को खड़ा करते हैं कि वो लोगों के हितों की रक्षा के लिए हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हुई है। अगर आपका बहुत समय हो शुक्रिया गया तो आपका धन्यवाद। न्यूज 18 के मंच पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और यहाँ पर तो आपने अपनी बात रख दी। उम्मीद है जनता तक